बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? एंजॉयिंग योर लाइफ्स? गुड। आप आज मुझे कुछ उदास सी लग रही हैं। क्या बात है? यू आर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। आप यस, आपकी पार्टिसिपेशन भी बड़ी अच्छी है और आप यू आर वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स जो बड़ी अटेंटिव हर लेक्चर में होती हैं। आज क्यों उदास हैं आप? ओह माय गॉड, आपकी बहुत अच्छी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपसे मिलने आ रही थी और वो उसने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ओह माय गॉड। चलें, कोई बात नहीं, आपकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो आपसे फिर मिलने आ जाएंगी। उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस करना सीखें और हमेशा हर हाल में खुश रहना सीखें। So students, let's start our lecture today. This is our 26th lecture और आपको पता है कि हम यूजुअली हर लेक्चर को थोड़ा सा जो लास्ट लेक्चर होता है उसका ओवरव्यू करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। So लास्ट लेक्चर में let's formally start our lecture. So 26th लेक्चर और 25th लेक्चर को हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और फिर हम HR स्ट्रेटजीज की आज बात करेंगे और फिर हम केस स्टडीज़ भी हमारे पास और फिर वी मूव अहेड। सो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली जो चीज़ देखी थी वो हमने ये देखी थी कि कैसे जो HRM है वो लिंक होती है परफॉर्मेंस के साथ और जो HR स्ट्रेटजीज़ हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं बॉटम लाइन दी परफॉर्मेंस के साथ और जो बॉटम लाइन है प्रोडक्टिविटी के साथ। और हमने दो जो मॉडल्स थे उनको भी डिस्कस किया था कि कैसे वो लिंक होती है और हमने ये देखा था कि HR जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी है और जो HR स्ट्रैटेजी है वो लिंक करके आपकी HR बेस्ट HR प्रैक्टिसेस पे आती हैं और HR प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपको इफेक्टिव HR प्रैक्टिसेस होती हैं। दैट है दोज प्रैक्टिस हैज़ टू बी इफेक्टिव और फिर वो उनका जो आउटकम्स है वो दैट इज़ बेसिकली कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी और उससे उसका जो फर्दर आउटकम है वो जो प्रोडक्टिविटी है और फिर आप उसके साथ आपको क्वालिटी ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज और फिर बॉटम लाइन जो आपके पास आता है वो फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद जो दूसरा डायग्राम था वो हमने देखा था AMO, जिसके अंदर हमारे पास एबिलिटी, मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी और उसके इर्द गिर्द हमने देखा था कि 11 एलिमेंट्स हैं और उसमें हमने ये देखा था कि एक मेजर जो एलिमेंट है जो इसको जो क्रूशल एलिमेंट है जो सेंटर में है उसके वो दैट इज़ लाइन मैनेजमेंट, जो द रोल ऑफ द लाइन मैनेजमेंट। तो जितनी भी आपकी HR की जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द लाइन मैनेजर्स और अगर वो आपके साथ हैंड एंड ग्लव होंगे और वो उनकी ओनरशिप होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो जो आपकी HR पॉलिसीज़ हैं, जो HR प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे फिर जो उसका आउटकम होगा वो बेसिकली इन्हांस प्रोडक्टिविटी, इन्हांस मोटिवेशन, इन्हांस पार्टिसिपेशन, इन्हांस कमिटमेंट, इन्हांस्ड म्यूचुअल ट्रस्ट। जब ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा रिच होमोजीनियस कल्चर डेवलप होता है और वो कल्चर जो है वो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ों को डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने एक केस स्टडी डिस्कस की थी और उसमें भी हमने ये देखा था कि बेसिकली जो परफॉर्मेंस है, जो पे परफॉर्मेंस है वो किस तरह लोगों को मोटिवेट करती है और इसमें हमने ये देखा था, एग्जांपल हमने दी थी स्क्रिप्स हेल्थ की, जहाँ पे ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे और CEO भी रिज़ाइन कर गया था, लेकिन जो नया CEO आया उसने फोकस किया ऑन दी HR, जो स्ट्रेटेजिक फोकस उसका HR के ऊपर था और फिर वहाँ पे उसने जो स्ट्रेटजीज डेवलप की ऑन दी HR फॉर दी बेसिकली compensation and pay basically performance system और उसको पूरा ओवरऑल किया। फिर उसके अंदर उसने डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोसेस इस्टेब्लिश किए जिसके अंदर उसने बेसिकली परफॉर्मेंस के ऊपर इन्हांस्ड मेरिट बेस्ड कंपनसेशन दी, पार्टिसिपेशन थी सीनियर मैनेजमेंट की, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम को डेवलप किया, एक्नॉलेजमेंट थी लोगों की जो अच्छा परफॉर्म करते थे उनको एक्नॉलेजमेंट एंड रिवॉर्ड दिए जाते थे। तो इससे मोटिवेशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और ये अगर हम ये जो प्रैक्टिसेस हैं हम कहीं भी
एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कल्चर में हम एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा बहुत डव टेल करना पड़ता है फॉर दी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द लोकल कल्चर एंड लोकल इन्वायरमेंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्क्रिप्ट्स में इन्होंने जो बेसिकली क्रिस जो इसका CEO था, इसने जो जनरल चीज़ें जो अप्लाई की, जो स्ट्रेटजीज अप्लाई की, एचआर स्ट्रेटजीज एज फार एज दी रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन, तो उसके अंदर अगर हम ये देखें कि जनरली अगर हम थोड़ा सा उसको डव टेल करें तो हम दूसरे कल्चर्स में भी उनको अप्लाई कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि जिस कल्चर में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इन्वायरमेंट में अप्लाई हो रही हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या वो इन रिक्वायरमेंट्स को ये जो स्ट्रेटजीज हैं उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं कि नहीं करती। और अगर बेसिकली कुछ डव टेल करके कुछ चीज़ें चेंज करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो देन इट कुड बी फ्रूटफुल, इट कुड बी यूजफुल, बिकॉज जो ऑलरेडी बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसीज एज बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ हो रही हैं वो आपको बेसिकली एक आइडिया होता है कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो वो ऐसी पॉलिसी नहीं होती कि जिसका आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस इसीलिए इम्प्लीमेंट होती हैं कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी बेसिकली नोन होते हैं। लेकिन अगेन आई हैव सेड दैट कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को जब हम देखते हैं तो हम वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम उनको डव टेल करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, लोकल कल्चर, और देखते हैं कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिव्यू जो लास्ट लेक्चर था। आज हम चल रहे हैं आगे और आज हम बात करेंगे एचआर स्ट्रेटजीज़ की, और एचआर स्ट्रेटजीज़ फिर हमारे पास हैं 11 एरिया के अंदर, और जो हमने डिफरेंट केस स्टडीज़ डिस्कस की हैं टाइम टू टाइम थ्रू आउट आवर कोर्स वर्क, वो फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट बेसिकली कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो कौन से एरिया में, जैसे हमने आज जो लास्ट लेक्चर में स्ट्रेटजी डिस्कस की थी दैट इज़ ऑन परफॉर्मेंस, तो वो रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन स्ट्रेटजी आती है। तो हम अब शुरू से लेके वो चलेंगे, और जो ग्राफ हमेशा मैं आपको कहता हूँ जो आपको बिल्कुल अब तो याद हो जाना चाहिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो हम आज दोबारा देखेंगे, और हम देखेंगे कि जो अब एचआर स्ट्रेटजीज़ हैं वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम बेसिकली अब यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, और फिर हम उसको पूरा डिज़ाइन करेंगे। तो हम इन एरियाज़ में जो एचआर स्ट्रेटजीज़ हैं उनको प्रॉपरली डिज़ाइन करके फॉर्मुलेट करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। सो ये हमारे जो एरियाज़ हैं उसमें ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, employee engagement strategy, knowledge management strategy, employee resourcing strategy, talent management strategy, learning and development strategy, reward strategy और employee relation strategy। तो ये हमारे पास बेसिकली ग्रुप ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हम हर इस एरिया में स्ट्रैटेजी को डेवलप करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि, और ये बेसिकली जो एचआर स्ट्रैटेजीज हैं अगर हम इनको समझ लेते हैं और इनको हम बेसिकली, मैं तो आपको इनको फॉर्मुलेशन से शुरू करूंगा, मैं आपको जनरल चीज़ें नहीं बताऊंगा, हम हर बेसिकली जो स्ट्रेटजी है उसको फॉर्मुलेट करेंगे, बेसिकली उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखेंगे, और जो स्कॉलर्स हैं उसके बारे में वो क्या कहते हैं, उनके बारे में बिलीफ क्या है, उनकी फंडामेंटल्स क्या हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो अब ये चीज़ें अगर आप ग्रास्प कर लेते हैं और कंसंट्रेशन के साथ समझ जाते हैं, तो फिर दुनिया की कोई भी एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन स्ट्रेटजी जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, और उसको रिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, देखिए नई स्ट्रेटजी डेवलप करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है उसको रिफाइन करना वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में एज एन एचआर मैनेजर जाएंगे, जो एज एन एचआर हेड काम करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं, उनको बेहतर कैसे बनाना है। तो ये आपको, ये जो आपकी आज नॉलेज आप हासिल कर रहे हैं, ये आपको वो बेसिस प्रोवाइड करेंगे। So now let's move ahead with our next slide, और हम ये देखते हैं, देखें ये वो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमने बार बार डिस्कस किया।
और अब ये देखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपके पास सबसे पहले क्या है, HR फिलॉसफी, और HR फिलॉसफी के बाद आपके पास फिर सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। 3 मेजर कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पास, वो सबसे पहले HR स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम्स, और इसके साथ हमारे साथ पास कॉरस्पॉन्ड करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। अब देखें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी हम HR स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट पे भी हम HR स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, रिसोर्सिंग पे भी हम HR स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर भी हम HR स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर HR स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, नॉलेज मैनेजमेट के अंदर हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, रिवॉर्ड मैनेजमेंट के ऊपर हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, देन एम्प्लॉय रिलेशन के ऊपर हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। तो ये हम इन एरियाज में स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे जो आपस में लिंकेजेस भी हैं जिनके, और फिर आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी कि बेसिकली HR स्ट्रेटजीज इन दीज एरियाज क्या रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में, उसको एक्सेल करने में, उसको सस्टेन करने में, उसको कंपैरेटिव एडवांटेज दिलवाने में। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो आज हमारे पास जो स्ट्रेटजी है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो चलें देखते हैं कि व्हाट इज द ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। देखिए, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है, जैसे हमने पहले भी एक इसकी जनरल आउटलाइन डिस्कस की थी, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, जिसको HCM से भी डिनोट किया है इन्होंने, इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन डेटा that inform the direction of value-adding people management strategy। ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि जो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है वो है इज कंसर्न अबाउट obtaining, analyzing and reporting। So obtaining, analyzing and reporting on data that inform direction of value adding people management strategy। So आपको देखें, कोई काम करने के लिए आपके पास डेटाबेस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्यूरेट डेटाबेस है तो आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, आप बड़े इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, आपको चीज़ों के इश्यूज का पता चल जाता है, आपको क्राइसिस का पता चल जाता है, आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं, आपको स्ट्रेंथ्स आपको मिल जाती हैं, आपको वीकनेसेस आइडेंटिफाई हो जाती हैं। और अगर आपके पास डेटा नहीं है, रेलेवेंट डेटा नहीं है, तो फिर आप हिट एंड ट्रायल बेसिस पे चीज़ों को चलाते हैं जो कभी सक्सेसफुल हो जाती हैं, कभी सक्सेसफुल नहीं होती। सो HCM इज बेसिकली एट HCM when we formulate the HCM strategy, it plays a vital role in basically giving us the picture, the real picture of the human capital management। और इसके अंदर वो database जो है वो बड़ा important role play करता है। Human capital management strategy is therefore closely associated with the strategic HR। So अब ये जितनी भी हमारे पास strategy हैं जिसके अंदर human capital management है, CSR है, reward management है, resourcing है, talent management है, knowledge management, जितनी भी strategies हैं ये सारी they are very closely associated with the strategic human resource management। These are part and parcel of the strategic human resource management, because you cannot basically look at them in isolation। So they are basically very closely integrated and associated with the strategic human resource management। So अब हम बात करते हैं human capital management strategy की। So it emphasizes that comparative advantage is achieved by strategic investment in human assets through engagement, retention, talent management, learning and development programs। So it's very obvious, it's understandable, it's basically understood कि बेसिक ये जो HCM है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है, ये एम्फसाइज करती है कंपैरेटिव एडवांटेज जो कि इज अचीव्ड बाय स्ट्रेटेजिक, जो कंपैरेटिव एडवांटेज अब अचीव करते हैं बाय स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन एसेट्स। ठीक है, जब आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने ह्यूमन एसेट से, तभी तो आप कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करेंगे। और ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, जब आप
इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपनी ह्यूमन एसेट्स में थ्रू आप उनको इंगेज करते हैं, उनको आप रिटेन करते हैं, उनकी आप टैलेंट मैनेजमेंट करते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इन सारे कामों से आप अपने ह्यूमन जो एसेट्स हैं उन पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और बेसिकली इन्हीं के थ्रू आप फिर अचीव करते हैं आपका स्ट्रेटेजिक बेसिकली बेनिफिट, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज। So the human capital management provides a bridge between HR and business strategy. अब बेसिकली जो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है ये एक ब्रिज प्रोवाइड करता है बिटवीन आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है और आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एविडेंस बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये बेसिकली आपको एविडेंस बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। एविडेंस बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इट प्रोवाइड्स यू द रियल डेटा, इट प्रोवाइड्स यू रियल इंफॉर्मेशन। ये कोई हवा में बात नहीं हो रही होती है यहाँ पे आपको रियल टैंजिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एविडेंस बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो अब हम देखते हैं कि जो कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है इसके अंदर जो आपकी द अकाउंटिंग फॉर पीपल टास्क फोर्स रिपोर्ट 2003 स्टेटेड दैट HCM इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एनालिसिस, measurement and evaluation of how people policies and practices create value. So basically जो accounting for people task force report है 2003 की, वो HCM human capital management को basically it states that it involves what analysis, measurement and evaluation of how पीपल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस क्रिएट वैल्यू। सो बेसिकली यहाँ पे एनालिसिस होता है, मेजरमेंट होती है और एवेल्युएशन होती है किस चीज़ की, कि जो पीपल पॉलिसीज हैं और प्रैक्टिसेस हैं वो वैल्यू कैसे क्रिएट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और यहाँ पे ये चीज़ आपको बताती। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड HCM एज एन अप्रोच टू पीपल मैनेजमेंट दैट ट्रीट्स इट एज हाई लेवल स्ट्रेटेजिक rather than the operational matter to be left to the HR people। तो यहाँ पे देखें बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि हम हमेशा बात करते हैं कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप बेसिकली कैपिटल समझते हैं और आप इन्वेस्टमेंट समझते हैं, तो फिर आप उसको बेसिकली यू ट्रीट इट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। सो वो आपका एक हाईएस्ट लेवल ऑफ वो आपका एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली उसको फिर आप एक ऑपरेशनल हिस्सा नहीं समझते कि बात ठीक है ये कि दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस और HR के लोग उसको कर देंगे। नो, देन द बाय-इन कम्स फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, द चीफ एग्जीक्यूटिव, और उसको आप जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो आपका एक स्ट्रेटेजिक वेपन है आपके लिए, एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट है। जो स्ट्रेटेजिक जो HR है वो आपका मेन इंग्रेडिएंट है आपकी सक्सेस का। तो उसको आप जब इंटीग्रेट करते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। देखिए ना, आपने बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है आपकी वो भी आपने अचीव करनी है ना, आपने वो भी इंप्लीमेंट करनी है, अचीव करनी है, उसकी गोल अचीव करने हैं। तो वो कैसे करेंगे आप? जब आपके पास स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं होगी तो फिर आपके लिए उसको आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड गोल्स हैं वो अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो HCM इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू पीपल एंड दैट इट इज अ पीपल डेवलपमेंट पॉलिसी। सो यहाँ पे हम बेसिकली HCM के बारे में ये कहते हैं कि ये बेसिकली क्रिएट वैल्यू थ्रू पीपल है और इसको हम पीपल डेवलपमेंट फिलॉसफी भी कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप यू टेक इनटू द कंसिडरेशन। सो अब हम देखते हैं एम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। तो अब इसके एम्स क्या हैं? बेसिकली इसके 4 एम्स हैं, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? लेट्स लुक एट देम। टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ पीपल ऑन द बिजनेस एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू वैल्यू। जी, कि टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ पीपल ऑन बिजनेस, कि लोगों का जो इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर क्या है और इनका जो कंट्रीब्यूशन है टू वैल्यू क्या है। तो 2 चीज़ें जैसे हमने पहले भी देखा था कि द परफॉर्मेंस, द बिजनेस परफॉर्मेंस, द इम्पैक्ट ऑफ द पीपल ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस, द इम्पैक्ट ऑफ द पीपल ऑन बिजनेस, और फिर इनका कंट्रीब्यूशन वैल्यू पे क्या है। सो फंडामेंटल
बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है वो ये है, ये देखना है, ये डिटरमाइन करना है कि लोगों का इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर क्या है और उनका कंट्रीब्यूशन टू द वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू पे कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर बैक टू द स्क्वायर, फिर काम नहीं हो सकता, बिकॉज बॉटम लाइन इज द जी टू इंक्रीज द शेयर होल्डर वैल्यू। शेयर होल्डर वैल्यू जब तक आप इंक्रीज नहीं करेंगे तो बिजनेस के लिए तो कोई फायदा नहीं है। और फिर जब आप ये देखते हैं कि लोगों का इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस क्या है और लोगों का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी वैल्यू क्या है, तो तभी आपको पता लगता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी एचआर पॉलिसी जो है वो कैसी है, आपकी जो इंटीग्रेशन है वो बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ है कि नहीं है। ठीक है, तो सेकंड फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एचआर प्रैक्टिसेस प्रोड्यूस वैल्यू फॉर मनी इन टर्म्स। ठीक है, सो to demonstrate that HR practices produce value for money in terms. For example, the return on investment. So, अब आपने ये बेसिकली, अब हम देखें बॉटम लाइन हम जब बात करते हैं कि आप जब स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आप देखें यू आर एट द स्ट्रेटेजिक टेबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर एट एंड ऑन द स्ट्रेटेजिक टेबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे आपका सरवाइव करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी में आपकी मार्केटिंग भी है, आपकी फाइनेंस भी है, आपकी ऑपरेशंस भी है, आपकी प्रोडक्शन भी है, और ये सब बड़े ही की एलिमेंट्स हैं। लाइन मैनेजर देखिए ना, ये तो आपके बेसिकली फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं। आपको समझा जाता है कि आप सपोर्ट डिपार्टमेंट एचआर। तो जब आप स्ट्रेटेजिक टेबल पे मौजूद हैं तो आप बेसिकली आपका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है और आपने अपने आप को प्रूव करना है। लेट से वहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, आप ये कहते हैं कि जी ठीक है, आपको 1 मिलियन चाहिए अपने लोगों को ट्रेनिंग पे भेजना है आपने बाहर किसी मुल्क, और आपका जो फाइनेंस मैनेजर है वो कहता है सॉरी सर 1 मिलियन में तो हम ये एक प्लांट लगा सकते हैं जिससे हम साल में लेट से 500,000 रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। तो मैनेजमेंट में जो टॉप मैनेजमेंट में जो सीईओ बैठा हुआ है, जो अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो तो ऑब्वियसली उनका रिएक्शन क्या होगा, वो ठीक है जी आप प्लांट लगा लें, लोगों को बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रोल आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का, कि वो अपनी पोजीशन को कैसे डिफेंड करता है और कैसे ये साबित करता है कि वो जो 1 मिलियन डिमांड कर रहा है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इट्स पीपल, वो उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन को, वो शायद 1 साल में 2 मिलियन का रिटर्न वहाँ मिल जाए। सो देन वो जो 500,000 का रेवेन्यू है और विद कंपैरिजन टू दी 2 मिलियन रेवेन्यू, अगर आप ट्रेनिंग पे भेजते हैं और वापस आएंगे, वो अपने आइडियाज़ को, जो नए नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे देखी हैं, सीखी हैं, वो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको उसका एडवांटेज वर्थ ऑफ 2 मिलियन हो। तो इसको टेंजिबली प्रूव करना, दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इसको प्रूव करना इज़ दी task is the basically major job of the finance, जो आपका HRM manager है, जो HRM director है, sitting at the strategic table, और वहीं पे फिर आपको अगर आप if you prove that, if you management buys your basically argument, तो you are successful, और वहीं पे आपकी एक बेसिकली पोजिशनिंग डेवलप हो जाती है, एक आपकी रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती है, एक आपकी इंपॉर्टेंस डेवलप हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको आपने देखना है। सो यहाँ पे भी जो बात हम कर रहे हैं कि टू डेमोन्स्ट्रेट दी एचआर प्रैक्टिसेस प्रोड्यूस वैल्यू फॉर मनी, तो ये आपने बेसिकली यहाँ पे जो एम ऑफ द ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है, यहाँ पे आपने वो ये बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि जो एचआर प्रैक्टिसेस हैं वो बेसिकली दे आर वैल्यू फॉर मनी, और वो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसे नहीं है कि आप एक वेरिएबल एक्सपेंस है। The third is to provide guidance on future HR and business strategies, और फिर aim of the human capital management is to provide guidance
for the future HR and business strategies. Fourth point is to basically provide the data that will inform strategies and practices designed to improve the effectiveness of people management in the organization. तो जो फोर्थ है वो आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है डेटा टू इन्फॉर्म बेसिकली that will inform strategies and practices designed to improve the effectiveness of the people management in organization. तो ये बड़ा important है ये जो to provide the data वाला जो point है, this is very important and effective element as far as the aims of HCM is concerned. So here we will try to link, basically establish a link between human capital management and business strategy. तो इसमें हम देखते हैं, it is often asserted that HCM and business strategies are closely linked and that an HCM approach provides guidance on both HR and business strategy. तो basically ये often ये कहा जाता है कि जो human capital management और business strategy है ये आपस में closely linked है और human capital management approach जो है वो provide करती है guidance both human resource को भी और आपकी business strategy को भी. Examples हम देखते हैं. By linking good HR practices, a strategic management to human capital management, firms are able to make a number of better informed decisions that will help to ensure long-term business success. तो यहाँ पे उन्होंने ये बता दिया आपको कि जो आपका लिंक है between HR practices and strategic management to human capital management, ये basically आपको provide करता है to take informed decisions which will help you to basically ensure the long-term business success. तो ये बड़ा important है. Informed decisions में आपको help करता है और ये बड़ा important है. Decision making is very very important and informed decision is the most critical part as far as the basically success in the commercial world is concerned. The aim is to have a robust people strategy mapped to business strategy. और इसका जो बेसिकली एम होता है कि यू नीड टू हैव अ रोबस्ट people strategy mapped to the business strategy. So we have to be very active, very robust people strategy which is mapped to the business strategy. The prime purpose of human capital management is to establish an employment proposition that links the work of employees to strategy and profits. So यहाँ पे जो purpose है basically human capital management का ये establish करता है basically a link with the work of employees with the strategy and profits. तो आपका जो भी contribution है that should be linked with the strategy and the profits. The most productive way of linking HR and business strategy is to relate business results to HR practices to determine how they can best contribute to improving the performance. और यहाँ पे कहते हैं the most effective, the best way is to link HR and business strategy is to basically relate business results. तो जब business result के साथ relate कर देते हैं business result relate कर देते हैं with HR practices to determine कि जी आपने कितना बेहतर contribute किया in improving the performance. तो HR practices ने कितना effective contribution role play किया in the improvement of the performance and in the profitability. तो उसको आप link कर देते हैं और इसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि how strong linkages basically are present with the in the human capital management and the business strategy. So इसके अंदर हम अब देखते हैं कि जो डायग्राम है इसको अगर हम देखें और फिर आपको बेसिकली डेवलपिंग इन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, तो इसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट गोल्स क्या हैं आपके. HCM गोल्स अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, तो फिर आपने आइडेंटिफाई करने हैं मेजर्स. जी आपने आइडेंटिफाई करना है मेजर्स जो कि रिक्वायर्ड है और बेसिकली एंड अवेलेबल. तो मेजर आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं और जो आपके पास अवेलेबल हैं. तो ये आइडेंटिफिकेशन बड़ा ज़रूरी है. उसके बाद फिर यू हैव द अरे ऑफ थिंग्स. इसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास बिजनेस परफॉर्मेंस डेटा यहाँ पे है, पीपल प्रोसेस है, HR फंक्शन है
एम्प्लॉय ओपिनियन डेटा है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डेटा है, एम्प्लॉय कैपिटल एवेल्यूएशन है, कैजुअल लिंक्स बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड बिजनेस परफॉर्मेंस है, और अल्टीमेटली ये सब चीजें जाके क्लोज होती हैं डेवलप एंड इम्प्लीमेंट HCM स्ट्रेटजी। और ये सब चीजें जब आप कैटर कर लेते हैं तो देन यू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो ये आप अगर आप देख लेंगे, इस फ्लो को समझ लेंगे, तो आप इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दी बेसिकली हाउ टू डेवलप दैट ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अब बेसिकली इसके जो एम्स हैं, द डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ द एम्स ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर एग्जांपल। तो अब हम जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके हम देखते हैं कि इसकी एम्स जो हैं ऑफ द स्ट्रेटजी वो क्या है। बेसिकली obtain, analyze and report on data that informs the direction of HR strategies and processes। ये हम बार बार इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं और अब तो आई थिंक आपको ये याद हो गई होगी। इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी, बेसिकली ये इसका बेसिकली एम है, पर्पज है टू बेसिकली इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी, यूज मेजरमेंट्स टू प्रूव the superior HRM strategies and processes deliver superior results, of course. Reinforce the belief that HRM strategies and processes create value through people. Understood सी बात है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। Determine the impact of people on the business results. Again, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। Assess the value of organization's human capital. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यू है ऑफ ह्यूमन कैपिटल उसको असेस करें। Improve the effectiveness of HR. Of course, effectiveness of HR नहीं होगी तो फिर हम आगे चीज़ें चल ही नहीं सकेंगी। Provide data on the performance of organization's human capital for the operation and the financial reports. तो ये बड़ा एक crucial factor है। Demonstrate that HR process provides value for money। और ये basically इसको आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जो HR प्रोसेस है वो प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी। अगर वो वैल्यू फॉर मनी आप नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे तो फिर इसकी जो बायन है वो डाइल्यूट हो जाएगी एट द टॉप लेवल। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखते हैं, अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। वी कम टूवर्ड्स द कंक्लूजन्स ऑफ द बेसिकली रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं और इसमें हम देखते हैं The whole area of human capital management presents both an opportunity and a challenge। तो जो तमाम एरिया है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का वो दो चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। वो आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है और वो आपको चैलेंज भी प्रोवाइड करता है। अब अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करता है? एन अपॉर्चुनिटी टू रिकॉग्नाइज पीपल एज एन एसेट दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो अपॉर्चुनिटी ये है कि आप लोगों को रिकॉग्नाइज करें एज एन एसेट जो कि कंट्रीब्यूट डायरेक्टली कर रहे हैं इन दी बेसिकली प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन द गुड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। सो आपने आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो है कि टू रिकॉग्नाइज पीपल एज द एसेट। और जब तक आप ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन एसेट नहीं समझेंगे उस वक्त तक आपका माइंडसेट जो है वो ट्रू human resource management friendly develop in you। So it is very important that you need to, and this is a great opportunity, this is the opportunity। अब challenge क्या है? A challenge to develop the skills necessary to identify, analyze and communicate that contribution and ensure that it is recognized in business decision making। अब ये challenge है, ये बड़ी interesting बात है कि आपके पास challenge ये है कि to develop the skills necessary to identify, analyze and communicate that contribution and ensure that it is recognized in the business decision making। जैसे मैंने आपको कहा कि ह्यूमन कैपिटल बेसिकली आपने ये HR का काम है कि आपने अपने जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल है, उसको किस तरह पोजीशन करना है, उसको किस तरह डिफेंड करना है और उसको किस तरह वैल्यू फॉर मनी एस्टैब्लिश करना। और इसमें चैलेंज ये है कि आप वो डेवलप करिए वो स्किल्स जो इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड कम्युनिकेट दिस कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड इंश्योर कि वो रिकॉग्नाइज भी हो बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। अगर बिजनेस डिसीजन मेकिंग में आपके HR की स्ट्रैटेजीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तो द होल सिस्टम विल फॉल डाउन।
सो कंक्लूजन के अंदर हम ये भी देखते हैं कि बाय डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू जनरेट बेटर एंड मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन ह्यूमन कैपिटल एंड कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आप स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं टू जनरेट बेटर एंड मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन ह्यूमन कैपिटल एंड कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो आपने यू नीड टू डेवलप strategies to generate better and more accurate information about the human capital और फिर इसको communicate भी इस information को करें both internally and externally, ये बड़ा important है। Organization will not only improve their business decision making but also, अब इसमें आप बड़ी important है कि organization will not improve their business decision making but also enable stakeholders to make more accurate assessment about the long term future performance of the organization। तो जब आप basically strategies develop करते हैं to basically generate and more accurate information on human capital और आप communicate करते हैं internally and externally, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि organization will basically not only improve the decision making, एक तो उनका decision making improve होता है, लेकिन जो ये information also enable करती है stakeholders को to make accurate assessment. It will help the stakeholders to make accurate assessment about the long-term future performance of the organization. So, जो long-term performance of the organization है उसको भी लोग assess कर लेते हैं और ये बड़ा important है कि information की dissemination internal external हो और basically accurate information आपकी ये develop होती है। So ये and this is basically developed by this is basically put in effect by developing strategies to generate better and more accurate information on human capital। जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उससे आप कम्युनिकेट करेंगे इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को और आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी नॉट ओनली बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी बट ऑल्सो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके ऊपर बेहतर, आपके लिए एक बेहतर डिसीजन मेकिंग, बेहतर असेसमेंट कर सकेंगे कि आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी दैट इंक्लूड्स the systematic collection and analysis of human capital data can help managers to begin to understand factors that will have a direct impact on people they manage। तो अब यहाँ पे जो human capital management strategy में जो आप systematic collection of data करते हैं, जो आप analysis करते हैं human capital का, ये आपको बहुत फ़ायदा दिलाता है। ये आपको this is a very important factor और this will help you basically, and this will help in fact it has a direct impact on people you manage। और ये आपको पता होता है, आपके पास डेटा मौजूद है, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द पीपल यू मैनेज। और फिर उन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस आप डेवलप करते हैं जिनका इम्पैक्ट बेसिकली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन होता है थ्रू दी योर एप्लीकेशन ऑफ द योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसमें आपको यू हैव अ वेरी गुड क्लियर पिक्चर कि what data you have, what are the issues, what are the problems and what are the opportunities and what are the threats। तो फिर आप उनको नज़र में रखते हुए चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं या बेसिकली अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हैं। So it can also help executives to understand and identify areas in which there are issues regarding the effective management to staff and to design management development programs to address these। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये बेस्ट लोगों को हेल्प करती है, मैनेजर्स को हेल्प करती है बेसिकली टू आइडेंटिफाई द इश्यूज। डेटा बेसिकली विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड देन बेसिकली putting things into the right perspective। So these all data will help you in this।